है गाइस, यूर मोस्ट वेलकम सीटेट क्लासेस। आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिससे सीटेट में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें जैसे आपका पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र के से संबंधित जो प्रश्न पूछते हैं, जिसमें खास श्रृंखला के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, या जो उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता या तृतीयक उपभोक्ता, अपघटक क्या होते हैं, उत्पादक क्या होते हैं, उसके बारे में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके बारे में स्टडी करेंगे आज, उसके बारे में जानेंगे अच्छी तरीके से एक निश्चित सीक्वेंस के साथ। तो हम पहले जानेंगे कि पर्यावरण क्या है। तो पर्यावरण क्या है, हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला होता है परि, दूसरा क्या होता है आवरण। पहला क्या होता है परि, दूसरा क्या होता है आवरण। परि मतलब क्या होता है पृथ्वी, है ना। आवरण मतलब जो होता है घेरे हुए या चारों तरफ से जो घेरे हुए हैं, यह कह सकते हैं हम, यह कह सकते हैं कि जो पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए हैं वह पर्यावरण कहलाता है। या हम यह कह सकते हैं पृथ्वी पर जो भी वस्तुएं हमें दिखाई दें या जिन वस्तुओं से हम घिरे होते हैं वो सभी के सभी क्या कहलाते हैं, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो पर्यावरण में जो बातें करेंगे, तो पर्यावरण में देखा जाए तो जो भी वस्तुएं हमें दिखाई दें, आसपास की वस्तुएं जिससे हम घिरे होते हैं, ये पृथ्वी पर जो भी हमें वस्तुएं दिखाई दें, सभी के सभी किस में आ जाएंगे, पर्यावरण के अंतर्गत आ जाएंगे। तो पर्यावरण का मतलब सीधे से मतलब हम समझेंगे कि पर्यावरण का मतलब है कि जितने भी हमें जैविक और अजैविक घटक हमें दिखाई दें, सब के सब क्या हो जाएंगे, पर्यावरण के अंतर्गत आ जाएंगे। हमें जो बात करनी है पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बात करनी है कि आखिर ये है क्या। ठीक है, क्योंकि मैं पर्यावरण के बारे में ऑलरेडी आपको अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ इसके पहले वाले लेक्चर में, हम इसको जानेंगे। तो पारिस्थितिकी एक जीव विज्ञान की एक शाखा है, बायोलॉजी की क्या है, एक शाखा है, जीव विज्ञान की एक शाखा है। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इकोलॉजी, है ना। तो यह दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक पहला है, इसको हम पहले किस नाम से जाना जाते थे, ओइकोलॉजी। किस नाम से, ओइकोलॉजी। तो ओइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, ओइकोस और लोगोस। अब ये पारिस्थितिकी शब्द का जो सर्वप्रथम यूज किया गया था, अगर पहले किसने यूज किया, सबसे पहले यूज, तो सबसे पहले जो सर्वप्रथम यूज किया गया, किसने प्रयोग किया, रेटर ने 1865 में। 1865 में किसने यूज किया था, रेटर एक वैज्ञानिक थे रेटर। रेटर ने क्या किया था, 1865 में पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम क्या किया था, प्रयोग किया था। तो अगर प्रश्न यह आता है कि पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो आपको उत्तर क्या होना चाहिए, और रेटर होना चाहिए। इन्होंने 1865 में क्या किया था, यूज किया था। उसके बाद इसको विस्तार रूप में किसने समझाया था, 1869 में अर्नेस्ट हैकेल। कहीं कहीं हैकेल मिलता है, कहीं कहीं हैकेल मिलता है। तो 1869 में किसने यूज किया था, अर्नेस्ट हैकेल ने क्या किया था, यूज किया था। अर्नेस्ट हैकेल ने क्या किया था, इसका प्रयोग किया था 1869 में। देखा जाए तो अर्नेस्ट हैकेल ने जब इसको ओइकोलॉजी नाम से क्या किया था, संबोधित किया था। ओइकोलॉजी शब्द इसके लिए क्या किया था, यूज किया था। ओइकोलॉजी दो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक होता है ओइकोस, दूसरा क्या होता है, लोगोस, है ना। ओइकोस जो होता है, जो ओइकोस है, ओइकोस का मतलब होता है स्थान विशेष, कोई स्थान विशेष है, ठीक है। और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। क्या होता है, अध्ययन। जब हम किसी स्थान विशेष का अध्ययन करते हैं, किससे, उसको जीवधारियों से जोड़ करके, तो उसे हम पारिस्थितिकी नाम देते हैं। या हम यह कह सकते हैं कि पारिस्थितिकी का मतलब वह होता है कि जब हम कोई जीवधारियों का उनके भौतिक जगत या उनके वातावरण से जो उनका संबंध स्थापित होता है या जो कोरिलेशन स्थापित होता है, वो क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी कहलाता है। मेरा कहने का सेंस ये है कि कोई भी जीवधारी है, सभी जीवधारी हैं, जहाँ पर वो रह रहे हैं, जहाँ पर वो निवास कर रहे हैं, जिनकी भौतिक जगत है, जहाँ पर जिस वातावरण में वो निवास कर रहे हैं, तो उस वातावरण से उस जीवधारी का जो संबंध बन रहा है, जो संबंध स्थापित हो रहा है, जो कोरिलेशन स्थापित हो रहा है, वो क्या हो जाएगा, आपका पारिस्थितिकी के अंतर पारिस्थितिकी कहलाएगा। फॉर एग्जांपल हम यह समझ सकते हैं, जैसे हमने कोई एग्जांपल लिया खरगोश का, ये हमने क्या, खरगोश है,
खरगोश के चारों तरफ क्या है, वातावरण है कोई, वहाँ पर मिट्टी भी है, वायु भी है, और क्या है, जीवधारी भी है, कई सारे और जीव हैं, ठीक है। वहाँ पर भौतिक कारक भी हैं, भौतिक कारक मतलब तापमान हो गया, ठीक है, या भौतिक कारक में और सारे चीज़ें हो जाएंगी जैसे भूकंप वगैरह हो गई, ठीक है। तो ये सब चीज़ें खरगोश को क्या करेंगे, इफ़ेक्ट करेंगे, प्रभावित करेंगे। या हम यह समझ सकते हैं कि खरगोश का वायु के साथ संबंध स्थापित होगा, खरगोश का मिट्टी के साथ संबंध स्थापित होगा, खरगोश का वहाँ पर स्थित अन्य जीवधारी के साथ क्या होगा, संबंध स्थापित होगा। तो ये सभी के सभी क्या कहलाएंगे, पारिस्थितिकी कहलाएंगे, ये पारिस्थितिकी के अंतर्गत आएंगे। तो पारिस्थितिकी का मतलब होता है किसी जीवधारी का या सभी जीवधारियों का उनके भौतिक जगत या उनके वातावरण से जो संबंध स्थापित होता है, जो कोरिलेशन स्थापित होता है, वही क्या कहलाता है, आपका पारिस्थितिकी कहलाता है। तो हमने बताया कि पारिस्थितिकी शब्द को सबसे पहले यूज जो किया था रेटर ने किया था। आप दिमाग में रखिएगा, प्रश्न यहाँ भी पूछ लेता है कि पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम यूज किसने किया था, तो रेटर ने। अगर बाद में उसका व्यापक जो विस्तार किया था किसने किया था, अर्नेस्ट हैकेल ने 1869 में क्या किया था, उसका विस्तार रूप से क्या किया था, बताया था। उसके बाद देखा जाए पारिस्थितिकी तंत्र, आखिर दोनों में अंतर क्या है, पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र में दोनों में क्या है, अंतर क्या है। तो हम बात करेंगे पारिस्थितिकी तंत्र की, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। तो पारिस्थितिकी तंत्र को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में क्या होता है, कोई विशेष, पहला जो होता है, जो पहला स्टेप होता है, विशेष, कोई विशेष स्थान लेते हैं। क्या लेते हैं, कोई विशेष स्थान लेते हैं। किसी विशेष स्थान पर पाए जाने वाले जीवधारी, किसी विशेष स्थान पर पाए जाने वाले जो जीवधारी होंगे, उनका उस विशेष स्थान से या वातावरण से जो संबंध स्थापित होता है, वही क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। या हम यह कह सकते हैं कि कोई भी जीवधारी है, कोई विशेष स्थान, मतलब कोई विशेष स्थान का होगा, उसका स्थान क्या होगा, फिक्स होगा। जैसे घास परितंत्र हो गया, तालाब का अलग परितंत्र हो जाएगा, समुद्र का अलग परितंत्र हो जाएगा। तो सब जगह का अलग अलग विशेष स्थान होने के कारण जीवधारियों का जो संबंध होगा उसकी स्थान के आधार पर होगा। जैसे हम समझें तो कोई भी जीवधारी है, जैसे मान लीजिए हम घास परितंत्र लेते हैं, घास परितंत्र, घास परितंत्र में जो जीवधारी पाए जाएंगे, तो वहाँ पर जो जीवधारी होंगे, है ना, उनका संबंध उस घास विशेष स्थान पर जो भी होगा, वहाँ के वातावरण से जो भी होगा, घास परितंत्र में पाए जाने वाले जीवधारियों से जो भी उनका संबंध बनेगा, वह पारिस्थितिकी तंत्र कहलाएगा। या आप दूसरे शब्दों में यह समझ सकते हैं कि जो पारिस्थितिकी होता है, पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है, पारिस्थितिकी का एक छोटा समूह होता है, छोटा समूह। या हम यह कह सकते हैं कि जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है, इकोसिस्टम होता है, इकोसिस्टम जो होता है, पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है, वह इकोलॉजी, इकोलॉजी मतलब क्या होता है, पारिस्थितिकी का क्या होती है, क्रियात्मक इकाई होती है। क्या होती है, क्रियात्मक इकाई होती है, ठीक है। ये जो क्रियात्मक इकाई, यही पारिस्थितिकी तंत्र मिल करके एक पारिस्थितिकी का क्या करती है, निर्माण करती है। मतलब कई सारे पारिस्थितिकी तंत्र मिल करके एक पारिस्थितिकी का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। या एक पारिस्थितिकी तंत्र मिल करके पारिस्थितिकी का क्या करता है, निर्माण करता है। जैसे हमारी बॉडी की सबसे सूक्ष्म इकाई क्या होती है, कोशिका होती है। उसी प्रकार आप पूरे शरीर को पारिस्थितिकी मान सकते हैं, और शरीर में जो भी सेल्स होंगे उनको हम पारिस्थितिकी तंत्र मान सकते हैं, उनको इकोसिस्टम मान सकते हैं। तो कई इकोसिस्टम मिला करके, कई पारिस्थितिकी तंत्र मिलके क्या बनाते हैं, इकोलॉजी बनाते हैं, पारिस्थितिकी का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। या आप यह समझ सकते हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो पारिस्थितिकी का क्या होता है, इकाई होता है। या हम यह समझ सकते हैं जो इकोसिस्टम होता है किसी भी इकोलॉजी का क्या होता है, एक क्रियात्मक इकाई होता है। इकोलॉजी पूरे पृथ्वी को कह सकते हैं कि एक इकोलॉजी है। उस इकोलॉजी में कई सारे आपको इकोसिस्टम मिलेंगे। अब वो इकोसिस्टम बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमें यह जानना है कि इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो एक इकोसिस्टम शब्द का जो प्रयोग सबसे पहले किया था, किसने किया था, ए जी टॉन्सले ने किया था। किसने किया था, ए जी टॉन्सले।
तो पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द का जो प्रयोग सबसे पहले किया था एजी टॉन्सले ने किया था। आप ये चीज़ याद रखिएगा, कब किया था? 1935 में एजी टॉन्सले ने 1935 में पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का क्या किया था? प्रयोग किया था, है ना। आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी। तो पारिस्थितिकी का मतलब क्या होता है? पारिस्थितिकी जो होता है एक बृहत रूप है पारिस्थितिकी तंत्र का, है ना। मतलब दोनों का सेम बैठता है, लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है पारिस्थितिकी का एक क्रियात्मक इकाई होती है, क्रियात्मक इकाई होती है। अगर हम पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें तो पारिस्थितिकी तंत्र में आपको दो चीज़ें मिलेंगी, एक आपको मिलेगा जैविक घटक और दूसरा क्या मिलेगा? अजैविक घटक। जैविक घटक, दूसरा क्या होता है? अजैविक घटक, है ना। अजैविक घटक में आपको दो चीज़ें मिलेंगी, एक आपका कार्बनिक मिलेगा, है ना, कार्बनिक पदार्थ, और दूसरा क्या होता है? अकार्बनिक पदार्थ। तो सबसे इम्पोर्टेंट यह बात उठती है कि कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक, अजैविक और जैविक घटक होते क्या हैं? अजैविक घटक, देखिए जो पृथ्वी है वो मुख्यतः दो ही चीज़ों से मिलकर बनी होती है, एक जैविक घटक, दूसरा क्या होता है? अजैविक घटक। तो जैविक घटक में उन चीज़ों को लेते हैं जिनमें क्या होती है? जान होती है। अजैविक घटक वे चीज़ होते हैं जिनमें जान नहीं होती है, जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है। तो अजैविक घटक में बात करें तो अजैविक घटक में आपके दो चीज़ें होंगे, एक कार्बनिक, दूसरा क्या होता है? अकार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ में आपके जैसे आ जाएंगे, जैसे प्रोटीन हो गया, जो भी हमारे शरीर के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स पाए, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है, फैट हो गया, तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे? कार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि इसमें कार्बन पाया जाता है। कार्बनिक पदार्थ का मतलब क्या है? जिसमें कार्बन पाया जाए, ठीक है। अकार्बनिक पदार्थ का मतलब है जिसमें कार्बन ना पाया जाए। इसमें वायुमंडलीय जो गैस होती हैं, मुख्यतः वायुमंडलीय गैस वो आएंगी। अब प्लस में जो भी जैसे जल हो गया, ये क्या हो जाएंगी? अकार्बनिक में आएंगी। मिट्टी हो गया, ये किस में आएंगी? अकार्बनिक पदार्थ में आएंगी। तो अकार्बनिक पदार्थ में आपका ये चीज़ें आएंगी। हम मेनली जो फोकस करेंगे जैविक घटक के बारे में जानेंगे, है ना, क्योंकि हमारा जो इन्वायरमेंट का जो पेपर है सीटेट में, उसमें जैविक घटक से मुख्यतः प्रश्न पूछता है, ठीक है। तो जैविक घटक में आपके तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है जैविक घटक। जैविक मतलब जिसमें जान पाई जाती है, ठीक है, जिसमें जीवन संभव हो। जैसे इसमें तीन चीज़ें आपको मिलेंगे। पहला क्या होगा आपका? सबसे इम्पोर्टेंट तो आपका सन हो जाएगा, ठीक है। सन के नीचे आपका आएगा उत्पादक। क्या आ जाएगा? उत्पादक। उत्पादक के नीचे जो आएगा उपभोक्ता आएगा। उपभोक्ता के नीचे क्या आ जाएगा? अपघटक आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? अपघटक, ठीक है। तो जैविक घटक इन्हीं चीज़ों से मिलकर बनी होती है। इससे प्रश्न एक ये भी बनता है कि ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होता है? सूर्य होता है। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य है, सूरज है। या हम यह कह सकते हैं किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र या पारिस्थितिकी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण उत्तरदायी किसका है? सूर्य का, सूरज का है। क्योंकि सूर्य की रोशनी के कारण ही पौधे अपना क्या बनाते हैं? भोजन बना पाते हैं। अब यहाँ पर उत्पादक क्या होता है? उत्पादक का मतलब होता है ऐसे प्राणी, ऐसे जीव, है ना, ऐसे जीवधारी जो मतलब अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो भोजन बनाने के लिए किसी अन्य लोगों पर या किसी अन्य जीवधारी पर निर्भर नहीं रहते हैं। इससे पौधा जो होता है वो क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है, वो अपना भोजन स्वयं बनाता है, इसलिए वह उत्पादक की श्रेणी में आ जाता है। उत्पादक की श्रेणी में क्या हो जाएगा? आ जाएगा। यह सनलाइट का क्या करता है? यूज करता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज करता है, जल का यूज करता है, वाटर का यूज करता है, और उसका यूज करके क्या बनाता है? क्या बनाता है? भोजन का क्या करता है? निर्माण करता है। तो उत्पादक का मतलब होता है ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे हम उत्पादक कहेंगे। उत्पादक की श्रेणी में पेड़ पौधे सब आ जाएंगे, कुछ जीवाणु भी आ जाएंगे, बैक्टीरिया, ब्लू एल्गी वगैरह। उसके बाद उपभोक्ता क्या होता है? उपभोक्ता का सेंस ये होता है जो अपने भोजन के लिए, ऐसे जीवधारी जो भोजन के लिए क्या करते हैं? किन्हीं अन्य जंतुओं पर या पेड़ पौधों पर क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। जैसे हम लोग क्या हैं? हम लोग दूसरे या पेड़ पौधे पर निर्भर हैं या जीव जंतु पर निर्भर हैं। हम लोग सर्वाहारी में आते हैं, हम दोनों चीज़ खाते हैं, पेड़ पौधे भी खाते हैं, जीव जंतु भी खाते हैं। तो कहने का सेंस ये है
कि उपभोक्ता का मतलब होता है जो दूसरों को उपभोग करे, है ना, जो भोजन के लिए खुद पर निर्भर न होकर के किन्हीं अन्य पर निर्भर होता है, उसे हम उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता में आपका प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता आ जाता है, जिसके बारे में अभी बात करने वाला हूँ। उसके बाद अपघटक क्या होते हैं? अपघटक का मतलब क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अपघटक का मतलब होता है जब उत्पादक उपभोक्ता दोनों की डेथ हो जाती है, ठीक है, जब ये मृत हो जाते हैं, जब मर जाते हैं, तो इनकी डेड बॉडी को क्या करते हैं, जो भी इनको खाते हैं, ठीक है, जो भी इनको खा करके इनको वातावरण में मुक्त करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, अपघटक कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कोई जानवर मर जाता है तो उसकी कितनी बदबू आने लगती है ना, कुछ समय बाद क्या होंगे, वो जानवर विलीन हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बैक्टीरिया वगैरह, जो भी छोटे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, उसका क्या करते हैं, भक्षण करते हैं। वही बैक्टीरिया वगैरह क्या कहलाते हैं, अपघटक कहलाते हैं, छोटे जीवाणु। अपघटक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए, क्योंकि इससे हम बीमारी से बचते ही बचते हैं, साथ ही ये खाद्य श्रृंखला को क्या करता है, मेंटेन करता है, या फूड चेन को क्या करता है, मेंटेन करता है, ठीक है। तो इसमें हमने पढ़ा कि जैविक घटक में आपके 3 प्रमुख स्तंभ हैं। पहले आपका जो होता है उत्पादक होता है, उत्पादक के बाद जो आपका आता है उपभोक्ता आता है, उपभोक्ता के बाद आपका क्या आता है, अपघटक आता है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझनी है ना। तो उत्पादक मतलब ऐसे जो अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं, उपभोक्ता मतलब जो भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित होते हैं, उपभोक्ता हो जाते हैं। अपघटक मतलब जो उत्पादक उपभोक्ता दोनों जब मृत हो जाते हैं, उनका जो भक्षण करते हैं, वही क्या कहलाते हैं, अपघटक कहलाते हैं। अगर मैं बात करूं खाद्य श्रृंखला, हमें जो इम्पोर्टेंट बात करनी थी आज, खाद्य श्रृंखला के बारे में क्या करनी है, बात करनी है ना। खाद्य श्रृंखला क्या होती है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। खाद्य श्रृंखला मैं आपको एक एग्जांपल लूँ, जैसे ये हो गया पेड़ पौधे हो गए, है ना, पेड़ पौधे, उसके बाद आ गया टिड्डा, है ना, टिड्डा तो जानते होंगे, ग्रास होपर्स, इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, ग्रास होपर। उसके बाद इसको कौन खाया, इसको खाया मेढक, है ना, मेढक को कौन खाया, सांप खाया, सांप को कौन खाया, ईगल खाया, है ना, चील जिसे कहते हैं, है ना, तो इसको कौन खाया, चील खाया। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये खाद्य श्रृंखला बन रही है। क्या खाद्य श्रृंखला बन रही है कि मेढक घास, पेड़ को कौन खाया, पेड़ को खाया टिड्डा, टिड्डा कौन खाया, मेढक, मेढक कौन खाया, सांप, सांप को कौन खाया, चील। इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं, अब इसको ध्यान से थोड़ा समझिएगा। तो हमारा जो उत्पादक क्या हो जाएगा, उत्पादक हमारा क्या है, पेड़ है। क्या है हमारा उत्पादक, पेड़ है, क्योंकि यह खाने के लिए, अपने भोजन के लिए किसी अन्य पर निर्भर नहीं होता, ये भोजन अपने से खुद क्या करता है, निर्माण करता है, ठीक है, सनलाइट की सहायता से, कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से, प्लस वाटर की सहायता से। इसको जो भी उपभोग करता है उसे वो क्या होता है, उपभोक्ता कहलाता है। क्या कहलाता है, उपभोक्ता, है ना। अब ये सभी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, तो सभी के सभी क्या होंगे, ये उपभोक्ता की श्रेणी में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे, उपभोक्ता की श्रेणी में आ जाएंगे। टिड्डा सीधे घास, पेड़ पौधों को खाता है, घास पत्तियों को खाता है, तो इस सेंस में ये प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्राथमिक। प्राथमिक उपभोक्ता का मतलब यह होता है जो डायरेक्ट पेड़ पौधों का भक्षण करते हैं, घास पत्तियों का भक्षण करते हैं, उसे हम प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में रखते हैं। या हम इसे शाकाहारी जंतु भी कह सकते हैं, शाकाहारी, इन्हें हम जंतु भी कह सकते हैं। जैसे बकरी, गाय, सभी के सभी क्या होते हैं, पेड़ पौधे घास वगैरह खाती हैं, तो इस सेंस में वो प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएंगे, उनको हम शाकाहारी जंतु भी कहते हैं। दूसरी बात कि मेढक क्या करता है, टिड्डा का भक्षण करता है, ठीक है। अब मेढक जो है, मेढक क्या कर रहा है, टिड्डा को खा रहा है, तो टिड्डा क्या हो जाएगा, एक प्रकार का उपभोक्ता पहले से ही है, तो ये मांस का क्या करता है, भक्षण कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता को जो भक्षण करेगा उसे हम द्वितीयक उपभोक्ता कहेंगे। क्या कहेंगे, द्वितीयक उपभोक्ता। और जो द्वितीयक उपभोक्ता का भक्षण करेगा उसे हम क्या कहेंगे, तृतीयक उपभोक्ता। और जो तृतीयक उपभोक्ता के बाद जो भी भक्षण करेगा, चतुर्थ उपभोक्ता, या हम यह कह सकते हैं इसको भी हम तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत रख सकते हैं। तो टिड्डा ने पेड़ को खाया तो ये हो जाएगा आपका प्राथमिक उपभोक्ता, इसको हम शाकाहारी में रखेंगे क्योंकि पेड़ पौधे हरी चीज़ों खा रहा है। मेढक क्या हो जाएगा, टिड्डा खा रहा है,
तो टिड्डा यहाँ पर क्या हो जाएगा, मांस है तो मेढक के लिए क्या हो जाएगा, मांसाहारी। मेढक क्या हो जाएगा, मांसाहारी की श्रेणी में आ जाएगा। ये हो जाएगा द्वितीयक उपभोक्ता। सांप क्या खा रहा है, मेढक को खा रहा है, तो तृतीयक उपभोक्ता हो जाएगा। ये भी मांस को खा रहा है तो ये भी मांसाहारी हो जाएगा। अब ये ईगल किसको खा रहा है, चील किसको खा रहा है, सांप को खा रहा है, तो ये भी किस में आ जाएगा, आपका मांसाहारी में आ जाएगा। तो कहने का सेंस ये है, ये उच्च कोटि के क्या होते हैं, मांसाहारी जंतु होते हैं, ये निम्न कोटि के मांसाहारी जंतु होते हैं। बस आपको 3 चीज़ें समझना है इंपॉर्टेंट, कि उत्पादक, उपभोक्ता और ये अपघटक। और जब यही सब डेथ होने लगते हैं, जब मर जाते हैं, चाहे कोई भी जीव जंतु हो, तो उसको कौन भक्षण करता है, अपघटक। जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, बैक्टीरिया जीवाणु वगैरह होते हैं, उनका क्या करते हैं, भक्षण करते हैं। तो भक्षण करके ये क्या करते हैं, इसको मुक्त करते हैं वातावरण में। तो ये चीज़ें आपके सामने मैंने रखा है, इसी को हम क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला। पहले ये समझ लीजिए खाद्य श्रृंखला होती क्या है। खाद्य श्रृंखला का मतलब होता है वह श्रृंखला जिसमें भोज्य पदार्थ, वह श्रृंखला जिसमें भोज्य पदार्थ व ऊर्जा का प्रवाह एक निश्चित दिशा में होता है, उसका एक निश्चित पथ होता है, उसे हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। खाद्य श्रृंखला का सिंह है वह श्रृंखला जिसमें भोज्य पदार्थ या भोज्य पदार्थ से उत्सर्जित जो ऊर्जा होती है, उसका जो विनिमय होता है, मतलब जो उसका स्थानांतरण होता है, एक निश्चित दिशा में होता है, उसका एक निश्चित पथ होता है, उसे हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं, है ना। एक बार फिर समझ लीजिए, खाद्य श्रृंखला का मतलब यह होता है कि भोज्य पदार्थ व भोज्य पदार्थ से जो उत्सर्जित ऊर्जा होती है, उसका जानवरों से पौधे, जैसे पौधे से कहाँ गया, टिड्डा से कहाँ गया, मेढक से कहाँ गया, सांप से कहाँ गया, ईगल के पास। तो यहाँ पर जो ऊर्जा खाद्य श्रृंखला का क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है, साथ ही यहाँ पर ऊर्जा का प्रवाह भी, पौधे से ऊर्जा किस में जा रही है, टिड्डा में, टिड्डा से ऊर्जा किस में जा रही है, मेढक से सांप में कहाँ जा रही है, चील में। तो यही क्या कहलाती है, खाद्य श्रृंखला कहलाती है। खाद्य श्रृंखला एक ऐसा पथ होता है जिसमें भोज्य पदार्थ जो होते हैं, भोज्य पदार्थ से जो उत्सर्जित ऊर्जा होती है, उसका जो स्थानांतरण होता है एक निश्चित पथ में होता है, उसे हम क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम बात करेंगे ऊर्जा प्रवाह की। क्या बात करेंगे, ऊर्जा प्रवाह, या जिसे हम कहते हैं ऊर्जा पिरामिड। क्या बोलते हैं, ऊर्जा पिरामिड, है ना। इससे अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, जो ऊर्जा के प्रवाह का नियम, या जिसे हम दशांश का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दशांश का नियम। तो दशांश का नियम किसने दिया था, दशांश का नियम जो दिया था लिंडमान या लिंडमैन ने दिया था। इस कहीं लिंडमान मिलता है, कहीं लिंडमैन मिलता है, तो आप दोनों को याद रखिएगा कि लिंडमान या लिंडमैन ने इसको क्या किया था, ऊर्जा के प्रवाह का क्या किया था, नियम दिया था। ये दशांश का नियम क्यों कहलाता है, पहले हम थोड़ा एक चित्र बनाते हैं तब समझते हैं। जैसे ये क्या है, पेड़ है ना, समझ लीजिए। उसके बाद ये हो गया हिरण। क्या हो गया, हिरण से कहाँ गया, शेर, है ना। तो यहाँ पर देखा जाए तो पेड़ को कौन खा रहा है, हिरण खा रहा है, हिरण को कौन खा रहा है, शेर खा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी क्या हो गई, सनलाइट हो गई, ठीक है, सौर ऊर्जा हो गई। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो हमारा जो ऊर्जा का प्रवाह होता है, जो सनलाइट से जो ऊर्जा आती है, उसका 1% ही मात्र पेड़ क्या कर पाता है, प्रयोग कर पाता है। अब ये इसको हिरण ने इसको खाया, पौधे को, हिरण को कौन खाया, शेर ने खाया। तो मान लीजिए पौधे को खाने पर, पौधे पर 100% एनर्जी थी जब इसके पास थे, है ना। अब 100% एनर्जी से कितना गया, हिरण के पास 10% गया। अब शेर के पास कितने पहुँचेगा, 1%। इसी को दशांश का नियम कहते हैं। मतलब एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर पहुँचेगा, तो वहाँ पर जो ऊर्जा का जो कमी आएगी 10% के हिसाब से आएगी, दशांश के आधार पर आएगी। या हम कह सकते हैं दशांश का मतलब है 1/10 का सेंस है कि एनर्जी अगर 100% किसके पास है, प्लांट पर है, तो प्लांट को खाने के बाद किसको, हिरण को 10% एनर्जी मिलेगी,
और शेर को कितना मिलेगा, 1% एनर्जी मिलेगी। इसलिए सलाह दी जाती है कि शाकाहारी हमें पेड़ पौधे, हरे पत्तियाँ, क्या पालक वगैरह जो भी हरी सब्जियाँ उसको खाना चाहिए, क्योंकि इससे हमें एनर्जी ज़्यादा मिलती है। क्योंकि हम डायरेक्ट क्या करते हैं, पेड़ पौधे से जुड़ते हैं, जिसमें एनर्जी, जैसे हम मीट वगैरह खाते हैं तो मीट में ऑलरेडी क्या होती है, एनर्जी क्या होती, कम होती है, और उसका जो स्थानांतरण हमारे शरीर में होता है उससे कम एनर्जी होती है। तो दशांश का नियम किसने दिया था, लिंडमान ने दिया था। लिंडमैन या कह सकते हैं इसको ऊर्जा पिरामिड के नाम से जानते हैं। तो ऊर्जा का जो प्रवाह होता है हमेशा एक दिशी होता है। क्या होता है, एक दिशी, मतलब एक ही दिशा में हमेशा क्या करता है, प्रवाह करता है। ऊर्जा का जो प्रवाह होता है एक ही दिशा में क्या होता है, प्रवाह होता है। कहने का सेंस ये है। दशांश का नियम का मतलब ये है कि जो ऊर्जा का प्रवाह होता है, एक जानवर से दूसरे जानवर को खाया, दूसरे जानवर ने तीसरे जानवर को खाया, है ना। या हम ये कह सकते हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था, पेड़ को खाया किसने, टिड्डा ने, टिड्डा को खाया मेढक ने, मेढक को खाया किसने, सांप ने, सांप को खाया किसने, चील ने। तो पेड़ के पास मान लीजिए 100% एनर्जी है, तो उसको जैसे ही मेढक खाता है, सॉरी टिड्डा खाता है, तो उसके पास एनर्जी कितनी पहुंची, 10%। जैसे टिड्डा को मेढक ने खाया तो किसके कितनी एनर्जी पहुंचेगी उसके पास, 1%। अब मेढक को जैसे ही सांप खाएगा तो 0.1% एनर्जी पहुंचेगी, और जैसे ही सांप को चील खाएगा तो उसके पास एनर्जी कितने पहुंचेगी, 0.01%। तो कहने के इसी को दशांश का नियम कहते हैं। एनर्जी क्या होती है, घटती चली जाती है। जितने उपभोक्ता बढ़ते जाएंगे, जितना पोषण स्तर बढ़ता जाएगा, उतना एनर्जी क्या हो जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। तो ये वीडियो मैंने आपको बताया। इसमें अगले वीडियो में मैं ऊर्जा, जो भी पिरामिड वगैरह होते हैं, खाद पिरामिड है, बायोमास पिरामिड है ना, जिससे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके बारे में डिस्कस करूँगा। इन्वायरमेंट के जो भी टॉपिक आने वाले हैं, मैंने जो मॉडल पेपर उसको एनालिसिस करके बनाया है। मैंने आपसे मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप प्रैक्टिस सेट से ज़्यादा टॉपिक पर ध्यान दें। अगर आप टॉपिक पर ध्यान देंगे तो आपको हमेशा क्या होगा, आप उसमें से हज़ारों प्रश्न बना सकते हैं। लेकिन आप अगर प्रैक्टिस सेट, कितना प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, प्रैक्टिस सेट लगाते चले जाएंगे, लेकिन प्रश्न आपके कम नहीं होंगे, प्रश्न हमेशा बनते चले जाएंगे। लेकिन जैसे आपको किसी टॉपिक पर अगर कमांड होता है तो आप उससे निडर होकर, निफिक्र होकर, किसी प्रकार का अगर प्रश्न आ जाए तो आप उसको आसानी से कर ले जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।